हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल का जो कि सत्य एजुकेशन। आज के समय में हम बात करने जा रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर को। हीट एंड टेम्परेचर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर में हम एमडीकेट के सिलेबस को फॉलो करेंगे। जो टॉपिक्स एमडीकेट के सिलेबस में इंक्लूड हैं हम उनको अंडर डिस्कशन लाएंगे, अदरवाइज हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हीट की। Heat is a form of energy in transmission. Many scientists here tried to explain in the nature of it. बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन साइंटिस्ट ने हीट की नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ट्राई की। अब द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में इट वाज कंसिडर्ड एज अ वेटलेस फ्लूइड कॉल्ड कैलोरी। सबसे पहले हीट को एक वेटलेस फ्लूइड कंसीडर किया जाता था जिसको साइंटिस्ट ने कैलोरिक का नाम दिया, विच एग्जिस्टेड इन एवरी मटेरियल बॉडी, जो हर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होती है, एग्जिस्ट करती है। हॉट बॉडीज वर सेड टू कंटेन मोर कैलोरिक एंड देन द मोर कोल्ड बॉडीज। पहले कॉन्सेप्ट ये था कि हॉट ऑब्जेक्ट में जो कैलोरिक है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू कोल्ड बॉडीज के। The caloric theory could explain satisfactorily many processes such as heat conduction and mixing of substance in calorimeter। जो कैलोरिक थ्योरी है उसने एक्सप्लेनेशन की satisfactory और मेनी प्रोसेस ऑफ हीट की, जैसे कि हीट कंडक्शन, ये एक हीट का एक मोड होता है इस मोड के जरिए हीट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज नोन एज हीट कंडक्शन मोड। एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस इन कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कैलोरिक को यानी कि हीट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, ठीक है। और मजीद आगे देखते हैं, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वाज चैलेंज्ड बाय काउंट रमफोर्ड। एक साइंटिस्ट आया काउंट रमफोर्ड, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि उसने ऑब्जर्व ये किया कि while supervising the boring cannon, red as cannon barrels were being bored। इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक कैनन का मतलब है कि तोप ली, उस तोप को इसने बेयर्स वर बीइंग बोर्ड करवाया, मतलब बम्बार्ड करवाया। तो उसमें इसने ऑब्जर्व ये किया कि tremendous amount of heat was given out। इस लफ्ज का मतलब होता है कि हीट का ग्रेट अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट उसमें से गिवन ऑफ हुआ, बाहर निकला। अकॉर्डिंग टू द कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक द मेटल चिप्स कट ऑफ बाय द ड्रिल हैव लॉस्ट कैलोरिक। यहाँ पर कह रहा है कि एक मेटल चिप्स है जिसको कट किया गया एक ड्रिल मशीन से, तो उसमें से बहुत सारा कैलोरिक जो है वो लॉस हुआ, हीट लॉस हुआ उसमें से, ठीक है। बस देखो, हीट गिवन ऑफ, उसमें से हीट गिवन हुई ड्रिलिंग प्रोसेस से। द चिप्स कुडंट बी सेम। यहाँ पर कह रहा है कि जो चिप्स मेटल है वो यहाँ पर सेम नहीं रहा जैसे कि एज अ ओरिजिनल मेटल थे, विच हैड नॉट लॉस कैलोरिक, जिसने अपनी कैलोरिक को लॉस नहीं किया, जिसने अपनी हीट को लॉस नहीं किया। बट रमफोर्ड वाज अनएबल टू फाइंड any difference between chips metal and the original metal in respect to their ability to hold or give off the heat। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर समझने वाली बात है कि रमफोर्ड ने मतलब रमफोर्ड अनएबल हो गया, इसके मतलब एबल नहीं हो सका कि डिफरेंस बिटवीन वो डिफरेंस कर सके चिप्स एंड ओरिजिनल मेटल के दरमियान, जो कि उनके बीच में जो एनर्जी होल थी या उनमें से जो एनर्जी बाहर निकल रहा था, उसमें ये रमफोर्ड अनएबल रहा, मतलब डिफरेंस नहीं कर पाया इन दोनों के दरमियान। जब फर्दर इन्वेस्टिगेट की गई तो रमफोर्ड ने क्या किया कि एक यूज ऑफ वेरी डल ड्रिल को मेड करवाया, डल ड्रिल को इसने बनाया, विच वाज अनएबल टू कट ऑफ द मेटल, जो मेटल को कट ना कर सका। Heat was evolved in apparently unlimited quantity as long as bore was rotated।
मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जिससे वो रोटेट करता रहा उसमें से अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट का लॉस होता रहा, मतलब उसमें कैलोरी जो है वो लॉस होती रही। एंड द सप्लाई ऑफ हीट वाज इनएग्जिस्टेबल, उसमें जो सप्लाई थी हीट की वो इनएग्जिस्टेबल थी। He concluded that the heat was due to the rotation of the borer and not from the metal itself. उसमें से इसने एक अंदाजा लगाया, गेस किया कि जो हीट है वो रोटेशन की वजह से बाहर गिवन ऑफ हो रही है, ना कि वो अपने मेटल के, मतलब मेटल उसमें लॉस नहीं कर रहा था, जो रोटेशन हो रही थी उसमें से हीट गिवन ऑफ हो रहा था, बाहर निकल रहा था। ये है मतलब कॉन्सेप्ट काउंट रमरफोर्ड। उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा तो और साइंटिस्ट आते रहे, जैसे कि एज अ रिजल्ट दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय जोल। फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को एक और साइंटिस्ट से इन्वेस्टिगेट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस साइंटिस्ट का नाम है जोल। दरअसल जोल एक यूनिट भी है लेकिन एक साइंटिस्ट का नेम भी है। The scientists came to interpret the heat not as a flow of substance caloric. इस साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि जो हीट थी वो फ्लो ऑफ सब्सटेंस नहीं है, मतलब कैलोरी के फॉर्म में वो फ्लो नहीं कर रहा, बट एज ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। When heat flows from hot body to a cold body, ठीक है, कोल्ड वन, यहाँ पर ये साइंटिस्ट कह रहा है कि हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है, इट इज अ एनर्जी फॉर्म, वो एनर्जी के फॉर्म में होती है, इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये कांसेप्ट था जोल्स का। हम हीट को दरअसल डिफाइन करते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हीट एनर्जी का फॉर्म नहीं होता, कुछ कंडीशंस पर। दिस हीट refers to the energy that transferred from one body to another body because of the difference in temperature। देखो दरअसल ये हीट की डेफिनेशन है, हीट जो होता है वो ट्रांसफर्ड होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूविंग करती है। यहाँ पर कह रहा है कि हीट इज नॉट एनर्जी, हीट दरअसल एनर्जी नहीं है, दैट अ बॉडी कंटेन्स इन इट, जिसमें जो बॉडी में कंटेन होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में नहीं होती। दरअसल it refers to the amount of energy transferred from hot to the cold body। ये हीट का अमाउंट होता है, यहाँ पर कह रहा है कि ये हीट का अमाउंट होता है जो कि ट्रांसफर होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चाय का कप है, ठीक है, जिसमें हमने चाय रखी हुई है, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें से मुसलसल एवापोरेट जो एवापोरेशन होती है वो होती रहती है। मतलब ये कि ये जो कप चाय का ये बहुत ज्यादा हॉट है, आधा घंटे के बाद वो कप क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब वो जो चाय होती है वो ठंडी हो जाती है। इसका मतलब ये कि हीट जो है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट से, दिस ऑब्जेक्ट इज हॉट, ये जो हॉट कप है चाय का वो ठंडा हो गया क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो इस एनवायरमेंट में क्या हो गई, फैल गई, स्प्रेड हो गई। ठीक है, मजीद देखते हैं, वंस that the heat energy is transferred to a body, वो बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर्ड होती है, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल एनर्जी, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देखो द इंटरनल एनर्जी जो होता है वो एक सम होता है, मतलब एक एडिशन होता है ऑल द माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का आप मॉलिक्यूल इन बॉडी, जो बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उनका सम होता है, दरअसल हम उसको इंटरनल एनर्जी देते हैं। एसआई यूनिट ऑफ हीट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ हीट का होता है जूल।
और भी यूनिट होते हैं हीट के कैलोरी, बल्कि वो जो कैलोरी है वो ऐसा यूनिट नहीं होता हीट का, ठीक है। जो ऐसा यूनिट होता है हीट का वो जूल होता है। दिस इज एमसीक्यूज। ये व्यूअर्स हमने देखा हीट के अबाउट, ठीक है, हीट की हिस्ट्री को कि किस तरीके से हीट को डिस्कवर किया गया, उसका कॉन्सेप्ट क्या था। लेकिन उसके बाद हम इसके साथ डिस्कस करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर दरअसल हीट नहीं है, ओके। देखते हैं टेम्परेचर के हवाले से कि टेम्परेचर क्या होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज टेम्परेचर। जो डिग्री होती है हॉटनेस की एंड कोल्डनेस की, दरअसल हम उस पैरामीटर को कहते हैं टेम्परेचर। इफ वी टेक टू ऑब्जेक्ट्स, फर्ज करें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, वी कैन से बाय द सेंस ऑफ टच वेदर वन इज हॉटर देन द अदर ऑब्जेक्ट। उनमें से एक ऑब्जेक्ट हॉटर है और दूसरी ऑब्जेक्ट कोल्डर है। It is not possible to determine how much hotter is it at a particular time than other one's object. हम ये कभी भी नहीं बता पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितना हॉटर है एज कंपेयर टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। We find that it is not possible to determine the degree of hotness by the sense of touch. हम टच करके कभी भी ये नहीं बता पाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट कितना हॉटनेस है, कितना हॉट है। द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, जो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन होती है ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस में टर्म्ड एज टेम्परेचर, हम उसको टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर की मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताया कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट्स नोन एज टेम्परेचर। बिफोर describing the measurement of temperature, it is appropriate here to define thermal equilibrium. हम टेम्परेचर को मेजर करने से पहले हम थर्मल इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हम इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है और ये हॉट ऑब्जेक्ट है। क्या होता है कि एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट में इन दोनों का टेम्परेचर जो होता है वो इक्वल हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। देखो हम इसकी थोड़ा सी रीड कर लेते हैं। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन थर्मल कांटेक्ट, हम थर्मल कांटेक्ट में दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट्स को लाते हैं विद ईच अदर, द हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हॉट। इसमें क्या होगा, ये जो गर्म ऑब्जेक्ट है इसकी जो हीट है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ स्टार्ट होना शुरू करती है, मतलब मूव करना स्टार्ट करती है कोल्ड बॉडी की तरफ। एक इनमें से पॉइंट आती है जिस पॉइंट में इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब दरअसल होता है टेम्परेचर और हीट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर एंड हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। आपने पढ़े होंगे कि टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का स्केल है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर का स्केल है एंड लास्ट में होता है केल्विन, ठीक है। ये भी टेम्परेचर का स्केल होता है। वन बाय वन करके इन तीनों स्केल्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस लाइन में भी कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं होता डिटरमाइन करना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टच करके बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है, कितना हॉट है, ठीक। इसके लिए हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर के स्केल्स को यूज करते हैं क्वांटिटेटिव टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। फॉर दिस वी मस्ट हैव 2 रेफरेंस पॉइंट्स। हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं that are fixed and easily reproducible, जो कि easily fixed होते हैं और easily reproducible होते हैं। That is the value of the fixed points must always be the same। वो हमेशा हर कंडीशन पर, सिमिलर कंडीशन पर क्या होते हैं, सेम होते हैं। This scale depends upon these fixed points। वो जो स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के वो उन फिक्स पॉइंट्स पर
डिपेंड करते हैं, वैल्यू डिपेंडेबल होते हैं। अब वो फिक्स पॉइंट्स कौन से होते हैं हम उनको भी यहाँ पर देखेंगे। दिस मेल्टिंग, वो जो फिक्सेबल जो पॉइंट्स होते हैं वो ये हैं कि उनमें से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होते हैं। ये फिक्स पॉइंट्स हैं, ये हमेशा इस तीनों के जो स्केल्स में कांस्टेंट रहती हैं। देखो स्टैंडर्ड प्रेशर पर जो उसका स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 76 cm ऑफ मर्क्यूरी होता है। ये एमसीक्यू है क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। To be the two fixed points and difference between these two points always derived in different ways are called scales of graduation। हम उसको कहते हैं सेल्सियस एंड फारेनहाइट etc। ठीक है, ये दो स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के जो हम इसको मजीद यहाँ पर देखेंगे। सेल्सियस या हम इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं। इंटरवल बिटवीन दीज फिक्स पॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। सेंटीग्रेड में 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं और उस 100 इक्वल पार्ट्स में भी फर्दर क्या होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं जो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं 1 सेंटीग्रेड के। देखो हम इसकी रीड करते हैं। द लोअर फिक्स पॉइंट्स इज मार्केड एज 0। इसका जो लोअर मार्केड पॉइंट होता है वो 0 होता है, यहाँ पर सेल्सियस है। इसका जो लोअर पॉइंट होता है वो 0 होता है। इसका जो अपर फिक्स पॉइंट होती है वो 100 सेंटीग्रेड होती है। लेकिन इनके बीच में ये जो दरमियान पार्टीशंस होते हैं ये 1 सेंटीग्रेड की होती है, मतलब इनके इक्वल होते हैं। देखो अपर फिक्स ऑफ द 100 सेंटीग्रेड, लेकिन ईच पार्ट दिस रिप्रेजेंट 1 सेंटीग्रेड सेल्सियस को एक्सप्रेस करता है, शो करता है यहाँ पर। दिस स्केल वाज सजेस्टेड बाय सेल्सियस इन 1742 में। 1742 में सेल्सियस साइंटिस्ट ने इस स्केल को सजेस्टेड किया था, इसलिए इसका नाम भी सेल्सियस और सेंटीग्रेड रखा गया। हमारे पास दूसरा स्केल है फारेनहाइट का। इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो मार्केड होता है 32 एंड अपर फिक्स पॉइंट होता है 212 अपर फिक्स पॉइंट होता है इसका। देखो यहाँ पर फारेनहाइट की जो लोअर पॉइंट होगी वो 32 होती है यहाँ पर, और उसका जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 212 फारेनहाइट के इक्वल होता है। एंड द इंटरवल बिटवीन, उनके जो इंटरवल होते हैं वो इक्वल होते हैं अप्रोक्सीमेटली 180 पार्ट्स के। दिस इज एमसीक्यूज। ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट को, ये भी 1 डिग्री फारेनहाइट को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। देयर इज एन अदर स्केल, हमारे पास एक और दूसरा स्केल भी होता है जिसका नाम है केल्विन स्केल। ये भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, केल्विन। इस स्केल का भी नाम केल्विन ही रखा गया। देखो इसको, lowest temperature on this scale is negative 233 centigrade होता है। This the zero on the Celsius scale will be 273 on the Kelvin। Written as 273 K, it means Kelvin को represent कर रहा है, and 100 on the Celsius scale will be 373 Kelvin। The size of the degree on Kelvin scale is the same that is other Celsius scale। इनकी दोनों की जो साइज होती है वो सेम होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर तीनों इसके टेम्परेचर के स्केल्स को देखा। इनमें डिफरेंस होता है, दरअसल इनके जो पार्टीशंस होते हैं उनमें से। देखो यहाँ पर हमने बात की केल्विन की, तो यहाँ पर केल्विन में ये क्या कह रहा है कि लोएस्ट जो होता है केल्विन की वो नेगेटिव 273 है, जो कि वो बराबर होता है 0 के। इन सेल्सियस स्केल में ये मेन पॉइंट्स होता है। फारेनहाइट जो इक्वल होता है इनके नेगेटिव 40 सेंटीग्रेड पर जो होते हैं वो यहाँ पर इनके जो पार्टीशंस होते हैं वो इक्वल बन जाते हैं। ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है, इन तीनों टेम्परेचर के स्केल का जो रोल होता है वो दरअसल एक ही होता है, लेकिन इनका जो डिफरेंस होता है वो दरअसल इनके पार्टीशंस में होते हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम इन तीनों के आपस में रिलेशन को देखेंगे कि किस तरीके से इनका आपस में रिलेशन होता है, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके दोनों टेम्परेचर के स्केल को आपस में कन्वर्ट करते हैं। उनके लिए पर्टिकुलर फार्मूलाज होते हैं, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं
ये जो आप इनमें से रेड कलर का फ्लूइड नजर आ रहा है, दरअसल ये यहाँ पर मर्क्यूरी है। और याद रखें कि टेम्परेचर के स्केल में मर्क्यूरी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द मर्क्यूरी यूज इन टेम्परेचर स्केल्स। क्यों क्यों मर्क्यूरी को इसमें इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो कभी भी इनके दीवार को वेट नहीं करता और इससे हमें रीडिंग जो है वो बहुत इजीली आसानी से मिल जाती है। इसलिए हम इनके अंदर स्केल टेम्परेचर के स्केल के अंदर मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके रिलेशंस को देखते हैं कि किस तरीके से ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बुक वाला, तो हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। उसका फार्मूला ये है कि सेंटीग्रेड इक्वल होता है 5/9, ठीक है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट माइनस करेंगे 32 से तो हमें यहाँ पर सेंटीग्रेड मिल जाएगा। अब देखो, सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में, उसका फार्मूला ये है कि फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड एंड उसके बाद 32 है जो इसमें हम ऐड करते हैं तो हमें फ़ारेनहाइट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है कि 9/5 इसमें से हमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप अगर रट्टा लगाएं तो रट्टा भी लगा लेंगे। समटाइम क्या होता है कि एमडीकेट में इस फार्मूलाज पर भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने टेम्परेचर के स्केल्स को देखा। मजीद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की। इससे पहले हमने देखा, हमने टेम्परेचर और हीट को डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करेंगे। दरअसल ये जो थर्म है, ये इसका मतलब होता है टेम्परेचर और हीट। ये एक किस्म की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है विच चेंज यूनिफॉर्मली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, अगर उस सब्सटेंस का हम टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं तो उस सब्सटेंस में चेंजिंग आ जाती है यूनिफॉर्मली। दरअसल हम इसको कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन वेसल, हमारे पास वेसल में वॉल्यूम है, लिक्विड था, उसमें चेंज आ जाता है टेम्परेचर के साथ। देखो, वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस कीप इन अ कांस्टेंट प्रेशर। उसका वॉल्यूम फिक्स्ड मास का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस मेंशन्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उस जो प्रेशर है फिक्स्ड मास ऑफ गैस का वो मेंशन रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर पर। हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल आर सम ऑफ मेनी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो एक मेटल का मेनी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको टेम्परेचर के चेंज करने से उसमें चेंजेस आ जाती हैं। दिस इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन होती हैं जिसमें है थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। उसको हम एक्सपेंशन कहते हैं। आपने सुना होगा एक्सपेंड हो जाना। देखो, इसके हवाले से हम देखते हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ डेली ऑब्जर्वेशन दैट इन जनरल बॉडीज अंडरगो चेंज इन साइज। वो उसकी साइज में चेंज आ जाता है व्हेन दे आर हीटेड, जब वो हीट हो जाते हैं। व्यूअर्स, हमने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखते रहते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स को, सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो चेंज हो जाता है आफ्टर हीट। देखो, फॉर एग्जांपल एक हम ट्रेन के ट्रैक का एग्जांपल लेते हैं। जब ट्रेन के ट्रैक से ट्रेन जाता है तो आपने नोट किया होगा, स्पेशली इन गर्मियों की मौसम में, तो वो थोड़ा बढ़ जाती है, वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाते हैं। लेकिन हम कभी हमें ये लगता नहीं, लेकिन वो दरअसल एक्सपेंड हो जाते हैं। दिस चेंज इन साइज, ये जो साइज में चेंज आता है हीटिंग की वजह से, इसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हम इस तरीके से भी बयान कर सकते हैं कि चेंज इन साइज ऑफ एनी सब्सटेंस आफ्टर हीटिंग, दैट्स टर्म्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है मोस्टली सॉलिड्स में। व्हेन
हीटेड शो इंक्रीज इन लेंथ, जब हम हीट करते हैं तो उनकी लेंथ में इंक्रीजनेस आ जाती है। एंड उसका जो वॉल्यूम है वो भी उसका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। वेयर एज जबकि लिक्विड एंड गैस एक्सपेंड होते हैं इन वॉल्यूम के साथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वेरीज ऑफ सब्सटेंस टू सब्सटेंस। देखो ये काम की पॉइंट है कि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है हर सब्सटेंस को अपना अपना होता है, मतलब कि हर सब्सटेंस अपने अपने टेम्परेचर पर एक्सपेंड होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट किया जाता है, इट्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर एनर्जेटिकली अगेंस्ट द एक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रोड्यूसिंग ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास एग्जांपल है एक सॉलिड का। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सॉलिड है, मिसाल के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, इस सॉलिड को हीट करवा रहे हैं। तो इस सॉलिड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी ऑब्जेक्ट में जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जेटिक हो जाएंगे और वो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट में ना वो ग्रेटर डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब वो ज्यादातर मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे ड्यू टू द टेम्परेचर की वजह से। तो उसका जो एवरेज डिस्टेंस है उन मॉलिक्यूल के दरमियान वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस साइज ऑफ सॉलिड, इसके नतीजे में क्या होगा कि सॉलिड की जो इंक्रीजनेस है, मतलब शेप है, वो इंक्रीज हो जाएगी विद टेम्परेचर। दिस इज ऑल अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन के मजीद दो टाइप्स होते हैं, एक लीनियर एक्सपेंशन और दूसरा होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट और एक्सपेंशन का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी चीज में इंक्रीज नेस आ जाना। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखो एक्सपेंशन इन लेंथ, जो लेंथ में एक्सपेंशन आ जाती है, इंक्रीजनेस आ जाती है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की आफ्टर हीटिंग के बाद, दिस इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। द ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। वो जो ऑब्जर्वेशन होती है ना उसकी, वो दरअसल डिपेंड करती है ओरिजिनल लेंथ पर एंड उसके चेंज इन टेम्परेचर पर। ये जो है वो मेन पॉइंट्स होते हैं लीनियर एक्सपेंशन के। और मजीद देखो, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट चेंज इन लेंथ इज, जो लेंथ में चेंज आता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट के। मतलब कि हम इस लाइन को, इस डिस्क्रिप्शन को मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो कि चेंज इन लेंथ is directly proportional to the original length and change in temperature of solid, that's known as linear expansion. सपोज करें लीनियर एक्सपेंशन को हम समझते हैं। सपोज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, जिसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ है ये वाली, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। जब हम इस लेंथ को, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करेंगे तो आफ्टर हीट इस ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाएगा, इसकी जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी आफ्टर टेम्परेचर। तो देखो एल इज द लेंथ, यहाँ पर ये जो है इसकी लेंथ, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है। सम इनिशियल टेम्परेचर, उसका ये जो टेम्परेचर है इनिशियल है, अभी हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है। व्हेन इट इज हीटेड, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, थ्रू द स्मॉल टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर में आएगा। तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो लेंथ है वो चेंज होगी, इंक्रीज होगी आफ्टर हीट। देखो हमने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद में इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो गई। ठीक है, इस चेंज इन लेंथ को एल प्राइम से हम डेल्टा एल से डिनोटेट करवाते हैं। ठीक है, देखो इस पहले ये ऑब्जेक्ट इतनी थी, जो मेटालिक रॉड थी वो इतनी थी। आफ्टर हीट के बाद वो उसका जो लेंथ आया वो यहाँ पर इतना सा इंक्रीज हो गया और यहाँ से भी ये इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसका हमने मैथमेटिकली फॉर्म देखा कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं। हमने यहाँ पर कांस्टेंट लिया एल्फा का। ठीक है, एल्फा जो है यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पर जो डिपेंड करता है अपॉन मटेरियल ऑफ रॉड पर। दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जो एल्फा है यहाँ पर, ये दरअसल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। इसका देखो मैथमेटिकल फॉर्म देखो, अगर हम एल्फा को बाहर निकालेंगे यहाँ पर, ये जो
चेंज इन लेंथ है, यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर के साथ मल्टी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये एक मैथमेटिकली फॉर्म, और ये पास्ट मेडिकल एमसीक्यू टेस्ट में पूछा गया है। देखो मजीद देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा डिफाइन कर सकते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइजेस इन टेम्परेचर, ठीक है। चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइजेस इन टेम्परेचर, इसका यूनिट होता है पर केल्विन। दिस इज पास्ट मेडिकल टेस्ट एमसीक्यूज, ठीक है। यह भी एमसीक्यूज में पूछा गया है कि लीनियर कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसका क्या यूनिट है, उसका यूनिट होता है पर केल्विन। देखो इफ एल प्राइम इज अ लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग, मतलब के लेंथ में चेंज आ गई, एल प्राइम से डिनोटेड करें। हम उसको थोड़ा मजीद देखते हैं। देखो कि चेंज इन लेंथ को हम कैसे हासिल करते हैं। देखो जब हम ओरिजिनल लेंथ से चेंज इन लेंथ प्राइम को हम माइनस करवाते हैं तो हमें उसका लेंथ का चेंज मिल जाता है। हेंस हम इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर हम इस चेंज लेंथ पर ये वैल्यू रख सकते हैं कि एल प्राइम माइनस करेंगे ओरिजिनल लेंथ से, इक्वल होगा अल्फा एल डेल्टा टेम्परेचर के। तो यहाँ पर देखो कि एल प्राइम बराबर होता है एल जो ब्रैकेट में +1 अल्फा एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये यहाँ पर +1 कहाँ से आया, देखो इसको यहाँ पर समझने वाली पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो 1 प्लस है ये कहाँ से आया। देखो बस यहाँ पर लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, और यहाँ पर भी ओरिजिनल लेंथ है। हमने क्या किया कि इन ओरिजिनल लेंथ में से यहाँ पर एक लेंथ को कॉमन लिया। जब हमने एक लेंथ को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमने पुट किया 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई विद चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ये लीनियर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है। इसके हवाले से एक लिस्ट बना हुआ है लीनियर एक्सपेंशन का कि एल्यूमिनियम का लीनियर एक्सपेंशन होता है 2.14 × 10⁻⁵ केल पर केल्विन, एंड स्टील का जो लीनियर कोएफिशिएंट एक्सपेंशन होता है वो दरअसल यहाँ पर सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, तो आप अपने बुक्स में से देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ऊपर वाला और नीचे वाला, क्योंकि जो एमडीकेट वाले होते हैं वो यहाँ तो पहला एमसीक्यूज बना देते हैं या उसकी लास्ट वाली पॉइंट को उठा लेते हैं। आप 100% मैं आपसे श्योर करता हूं कि ये जो नीचे वाला, ये जो बीच वाला हिस्सा, ये कभी भी नहीं आता एमसीक्यूज में। तो आप माइंड में रखेंगे एल्यूमिनियम का एंड स्टील का, ठीक है व्यूअर्स। जैसे लीनियर एक्सपेंशन, उसके बाद लीनियर एक्सपेंशन के हवाले से एक एग्जांपल है, तो खुद ही प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा हमारे पास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन है वॉल्यूम एक्सपेंशन। इससे पहले हमने पढ़ा लीनियर एक्सपेंशन जो कि उसकी साइज में इंक्रीजनेस हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगी आफ्टर टेम्परेचर। देखो इसके बारे में वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपेंशन इन वन डायमेंशन। जो हमने ऊपर डिस्कस किया वो एक डायमेंशन में थी, मतलब कि एक डायरेक्शन में लेंथ, जो रॉड की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही थी ओनली, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द सॉलिड एक्सपांड, जब सॉलिड एक्सपांड होता है हीट के ब्याह पर, हीट पर इन ऑल 3 डायमेंशनल, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेड्थ हो या उसकी थिकनेस हो, तो वो कहलाती है दरअसल वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो एक बार फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऊपर हमने पढ़ा ये वाला लीनियर एक्सपेंशन, दरअसल ये थी एक ही डायरेक्शन में इंक्रीजनेस हो रही थी, मतलब उसमें चेंज आ रहा था, दिस नोन एज लीनियर वन डायमेंशन। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दरअसल थर्ड डायमेंशन यानी कि 3 डायमेंशन में होगी। उसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, उसकी ब्रेड्थ भी इंक्रीज होगी, और उसकी जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ। कंसीडर करें कि हमारे पास एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम है V, इट मींस ओरिजिनल उसका वॉल्यूम V है, सम इनिशियल टेम्परेचर पर इट्स वॉल्यूम चेंजेस। अगर हम उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिएगा कि हम उसके जो टेम्परेचर है वो चेंज करेंगे, जिसको हम डिनोटेट करते हैं बाय चेंज T से, डेल्टा T से। इट्स फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, देखो इसका एक्सपेरिमेंट, पहले एक हमारे पास मेटालिक बॉक्स है, एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है V है, ओरिजिनल वॉल्यूम है ये इसका, एक ओरिजिनल टेम्परेचर पर।
अभी हमने इसका टेम्परेचर चेंज नहीं किया। जब हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की लेंथ भी इंक्रीज होगी, विड्थ भी इंक्रीज होगी एंड इसका जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर टेम्परेचर चेंज करने के। इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में, कि हम कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन एंड टेम्परेचर से। जब ये कंडीशन आती है मैथमेटिकली और फिजिक्स में, तो हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को खत्म करते हैं। तो उसके लिए हम बराबर के बाद हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिया है बीटा, पहले हमने कांस्टेंट लिया था लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा का, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू बीटा ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। बीटा यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, जिसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। इसका यूनिट होता है वो होता है पर केल्विन। इन दोनों का, बीटा कांस्टेंट का और अल्फा कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है पर केल्विन। सपोज करें कि हमारे पास देयर इज एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका शेप जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। उसका लेंथ, विड्थ एंड हाइटनेस सेम है। सो वॉल्यूम ऑफ सम इनिशियल टेम्परेचर पर, जो कि उसका टेम्परेचर है हमारे पास ये इनिशियल टेम्परेचर है, उसका लेंथ भी सेम है, विथनेस भी सेम है, उसका जो विथनेस है वो भी सेम ही है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, इफ द टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, तो उसका जो वॉल्यूम है दरअसल वो भी चेंज हो जाएगा। तो उस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं V प्लस चेंज इन डेल्टा V, वेयर ईच लीनियर डायमेंशन चेंजेस। जबकि उसका जो वॉल्यूम है वो हर एक चीज चेंज हो जाएगा। और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो बराबर होता है इसके जो होता है वो बीटा इक्वल होता है एंड 3 अल्फा के। दिस इज आल्सो पास्ट मेडिकल टेस्ट में ये भी पूछा गया है कि 3 अल्फा इक्वल होता है किसके, अल्फा के या बीटा के या फिर गेमा के, वो इक्वल होता है बीटा के। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। मजीद हम वॉल्यूम एक्सपेंशन को डिस्कस नहीं करते क्योंकि इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमडीके के हवाले से। उसके बाद हम बात करते हैं गैसेस के लॉज की, कि कौन से गैसेस के लॉज होते हैं। एज वी नो डेट, हमें पता है कि जो गैस है ये मैटर का एक स्टेट है जिसके पास कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता और उसके पास कोई भी शेप नहीं होता। लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होता है, अल्टर्ड होता है बाय द चेंजिंग ऑफ प्रेशर एज वेल एज उसका जो टेम्परेचर होता है उसके बाद उसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो जाता है। द बिहेवियर ऑफ गैस, जो गैस का जो बिहेवियर होता है वो हम डिस्क्राइब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर से, वॉल्यूम से, मास एंड उसके टेम्परेचर के हवाले से। The relation between any two variables found in experimentally while keeping in other constant. हम गैस के रिलेशन, दरअसल इसकी जो रिलेशन फाइंड करते हैं इनमें से दो जो पैरामीटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, बल्कि वो जो अदर्स होते हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। इस गैस लॉज के हवाले से हमारे पास वो लॉज हैं। फर्स्ट हमारे पास लॉज है बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ एक साइंटिस्ट का नेम है, रॉबर्ट बॉयल, जिसने एक लॉ दिया, रॉबर्ट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक गैस है जिसका मास एंड उसका जो प्रेशर है, सॉरी जो उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। और हम इसका जो रिलेशन फाइंड करते हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में, ये वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में जो रिलेशन फाइंड किया गया एक्सपेरिमेंटली, वो दरअसल रॉबर्ट बॉयल से ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इन 1660 में, आफ्टर द फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है कि वॉल्यूम जो होता है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस के। इसका मतलब ये कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करवाते हैं गैस के तो उसका जो वॉल्यूम है गैस का वो डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के, एंड इसका जो टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट। दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को हम सिंबलाइज कर सकते हैं पीवी कांस्टेंट के, जिसमें टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है। बॉयल्स लॉ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया। डियर व्यूअर्स, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिस साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स लॉ, और इस जिसने चार्ल्स लॉ अपने नाम के नाम से ही एक लॉ दिया, चार्ल्स लॉ। इसमें क्या है
कि इस चार्ल्स लॉ ने प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया। एक्सपेरिमेंट शोज किया कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। इसका जो प्रेशर रहेगा वो रिमेन कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के। दस ये कहलाता है चार्ल्स लॉ। इस चार्ल्स लॉ को सिंबलाइज किया गया V ओवर T के। उसका जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा गया, ठीक है। दिस लॉ इन्वेस्टिगेट बाय द चार्ल्स, ये लॉ चार्ल्स से इन्वेस्टिगेट किया गया, इसीलिए इस लॉ का नाम भी चार्ल्स लॉ रखा गया। इस चार्ल्स ने क्या किया कि एक ग्राफ प्लॉट किया वॉल्यूम, जिसमें इसमें वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि जो टेम्परेचर है सॉरी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा गया और प्रेशर इन वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट किया गया। तो उसमें हमें इसका जो ग्राफ है वो हमें स्ट्रेट लाइन में ऑब्टेन हुआ। ये एमसीक्यूज है। ये ग्राफ शो करा रहा है कि इक्वल चेंज इन टेम्परेचर लीड टू द इक्वल चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये कि जितना चेंज प्रेशर टेम्परेचर में आएगा उतना ही चेंज प्रेशर में वॉल्यूम में आता है गैस के। फ्रॉम द ग्राफ इफ वी फाउंड दैट 0 सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो गैस का वॉल्यूम V नॉट हो जाएगा। When the straight line of graph is extrapolated, जब ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं लोअर एंड लोअर टेम्परेचर, द एक्स इज शोन डॉटेड लाइन, हमें डॉटेड लाइन वहां पर रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जहां पर डॉटेड लाइन शो हो गई क्योंकि जब हमने ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया। जब इस एक्स्ट्रापोलेट का मतलब ये होता है इट increases the temperature, excess temperature of the at 273 centigrade. This implies that if the gas could be cooled, यहाँ पर क्या होता है कि गैस जो है वो ठंडी हो जाती है, कूल्ड हो जाती है एट 233 सेंटीग्रेड पर। अगर नेगेटिव 273 सेंटीग्रेड हो जाए तो यहाँ पर गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम वहां पर गैस का 0 हो जाता है। ये कहलाता है चार्ल्स लॉ, ठीक है व्यूअर्स। ये हमने यहाँ पर चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ को देखा। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल गैस लॉ की। ऑर्डर टू डायरेक्ट जनरल गैस लॉ वी मेक यूज ऑफ बोथ दीस गैस लॉ को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमने बॉयल्स लॉ को भी देखा कि बॉयल्स लॉ के मुताबिक क्या हो रहा है, ताकि बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम के आपस में इनवर्स रिलेशन को डिटरमाइन किया, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ द चेंज इन प्रेशर फ्रॉम P1 to P2 accompanied by the change in volume V1 to V2. This can be expressed in mathematical form में हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। देखो P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के, ठीक है। जब हम V2 को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा P1 V1 और P2 पे। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद में हमने बात की थी चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ ने क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट लिया एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को आपस में डायरेक्ट रिलेशन डिटरमाइन किया कि P1 एंड T2 एट कांस्टेंट प्रेशर, P2, ठीक है। जो प्रेशर है यहाँ पर कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजेस V1 to V2। देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी हैव, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि V1 ओवर T1 इक्वल होता है V2 ओवर T2 के। जितना प्रेशर चेंज होता है उतना ही वॉल्यूम में चेंजिंग आती है। जब हम इन दोनों लॉस को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो बन जाते हैं PV ओवर T इक्वल होता है किसी भी कांस्टेंट के, ठीक है। ये दोनों लॉ गैस लॉस का सम है, इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन वी कैन बी एलिवेटेड फ्रॉम एनी मास ऑफ गैस प्रोवाइडेड वी नो इट्स प्रेशर। हम उसके प्रेशर को जानते हैं, उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू को इक्वेशन से एलिवेटेड किया गया है, ठीक है। उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, वेल जैसे कि वॉल्यूम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट्स वैल्यू है ये, ठीक है। ये इसकी क्या है, वैल्यू है। However, it has no significance for other given samples. इसके अदर गिवन सैंपल्स के लिए कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता, बिकॉज डिफरेंट सैंपल ऑफ
सेम गैस, एक सेम गैस है जिसका सैंपल क्या है, डिफरेंट है। सो डिफरेंट इन मासेस, वो मासेस में डिफरेंट होंगी, hence in the number of molecules, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। इट्स कन्वीनियंट टू द एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ गैस इन गिवन वॉल्यूम, ये बहुत आसान होता है कि गैस के अमाउंट को वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना, ठीक है, इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल एन से। बाय द डेफिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, एनी सब्सटेंस दैट इज mass of substance that contains a specific number of volume that's known as Avogadro's number, ठीक है, किसी भी गैस के सैंपल में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हम एवोगैड्रोस नंबर से जानते हैं। एवोगैड्रोस नंबर को Na से एक्सप्रेस करते हैं। The value of Na is approximately 6.022 into 10⁻23 होता है, ठीक है, ये वैल्यू है एवोगैड्रोस नंबर का, जो कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। एवोगैड्रोस नंबर इज डिफाइंड है, हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप्स कार्बन 12, कह रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो 12 ग्राम है, कार्बन के एटम कार्बन 12, ये जो कार्बन 12 है दरअसल ये कार्बन का आइसोटोप है। The number of moles of a substance is related to its mass, वो उसके मास से रिलेटेड होता है। थ्रू एक्सप्रेशन हम उसको एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मास होता है वॉल्यूम का, एंड उसका जो होता है वो मोलर मास होता है। ये जो कैपिटल एम है यहाँ पर, ये कहलाता है यहाँ पर क्वांटिटी कॉल्ड मोलर मास या मोलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। यूजुअली एक्सप्रेस ये जो एक्सप्रेस किया जाता है इसको ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। जब हम इन तीनों केसेस को आपस में कंबाइन करते हैं, 40 लाख को, 42 लाख को एंड एवोगैड्रोस नंबर को, तो यहाँ पर हमें जनरल गैस मिलता है जो कि इक्वल होता है PV इज इक्वल टू nRT के। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, N यहाँ पर ये जो R है ये जनरल गैस है, ठीक है, हम इसको यूनिवर्सल गैस भी कहते हैं, कांस्टेंट है, और T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं बल्कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। मजीद देखते हैं इसके हवाले से। R मैंने आपको बताया कि आज यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है, जो कि कभी भी डिपेंड नहीं करता गैस की क्वांटिटी पर, जो कि गैस का सैंपल है उसकी क्वांटिटी पर कभी भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये अपने नोटबुक में नोट कर लें। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन, अगर कंडीशन यहाँ पर ये बताई जा रही है कि अगर प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, टेम्परेचर इन केल्विन, देन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन के, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के जो वैल्यूज होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन जो होता है वो तब होता है जब हम प्रेशर को न्यूटन पर मीटर में मेजर करें, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, एंड केल्विन टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है जो कि आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेना अपने बुक में से। उसके बाद हम बात करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन के हवाले से कि ये क्या होते हैं। दरअसल हम इसको इस टॉपिक में गैस के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं और उसके काइनेटिक थ्योरी के बिहाव पर, ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन बल्क कैन हाउएवर बी प्रेडिकेटेड ऑन द मॉलिक्यूलर बेसिस। ये जो बल्क मैटर बताया जा रहा है यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर बेसिस पर है बाय द थ्योरी, जो हमारे पास थ्योरी है वो काइनेटिक थ्योरी है। द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्योरी is said to be upon some sort of model which is simple enough to treat it mathematically। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स का जो आपस में ट्रीटेड बताया जा रहा है वो दरअसल मैथमेटिकली बताया जाए, जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसमें गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। इस काइनेटिक थ्योरी के जो गैसेस के हवाले से मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पर हैं कि उसकी जो फर्स्ट मेन पॉइंट्स ये है कि गैस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स कंसिस्ट करते हैं हम उसको एक नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, हम उनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये आपको पता है। वो डिपेंड करते हैं हर एक मॉलिक्यूल पर, विल कंसिस्ट ऑफ एटम
ग्रुप ऑफ एटम पर, जिस ग्रुप ऑफ एटम और कंसिस्ट पर डिपेंड करते हैं, मतलब कंसिस्ट करते हैं उस पर, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनस्टेबल, जितने भी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे स्टेबल स्टेट में होते हैं, आर कंसिडर्ड तो आइडेंटिकल। हम कह सकते हैं कि वो सारे मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के अंदर वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि any finite volume of gas consists of very large number of these molecules, कि एक फाइनाइट वॉल्यूम है गैस का जो कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, कंप्राइजेस करता है। इसका अज्यूमशन ये कि जस्टिफाइड एक्सपेरिमेंट से किया गया कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर देयर आर 3 into 10⁻25 मॉलिक्यूल्स इन क्यूबिक मीटर में होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइड किया गया है गैस के अंदर। थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि द मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, उन गैस के मॉलिक्यूल्स में एक डिस्टेंस होता है एज कंपेयर देयर ऑन डायमेंशंस। वो मॉलिक्यूल्स अपने डायरेक्शंस में होते हैं, अपने डायमेंशंस में होते हैं। उनका जो डायमीटर होता है कंसीडर्ड स्फीयर फॉर्म में होता है, वो हमेशा राउंड फॉर्म में होंगे। अबाउट 3 into 10⁻10 मीटर उनके बीच में डायमीटर होता है, डिस्टेंस होता है। फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के अंदर वो अपने डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं विद वेरियस स्पीड। वो उनकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। विद मेकिंग इलास्टिक कोलियंस, वो आपस में इलास्टिक कोलियंस करते हैं। इसका मतलब समझिएगा कि जब भी इलास्टिक कोलियंस का लफ्ज आए गैस के अंदर, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है व्यूअर्स वो कभी भी लॉस नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी उसकी रिमेन रहती है, कंस्टेंट रहती है। विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर के वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, मतलब कि परफेक्टली स्मूथ होते हैं, ठीक है। नंबर फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, देखो, मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स। गैस के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की मेन पॉइंट्स हैं। एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिस, जब वो कोलिस करते हैं तब वो आपस में फोर्स लगाते हैं, अदरवाइज वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। Therefore, in between collisions with in other molecules or with the walls of container and the absence of the external force, they move freely in straight lines. बस इसका मतलब समझेगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलियंस होती है, आपस में जब मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते हैं या मॉलिक्यूल्स वॉल या वेसल की दीवार से स्ट्राइक करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी की वजह से वो मॉलिक्यूल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं, कभी भी रैंडमली मूव नहीं करेंगे। नंबर 6 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है कि न्यूटनियन मैकेनिक्स एप्लीकेबल होते हैं मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है व्यूअर्स। दिस इज नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एंड हम और उसके बाद हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन प्रेशर ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल है, ठीक है, जिसमें आइडियल गैस प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। मजीद समझते हैं इसके हवाले से। हुज वाल्स परफेक्टली इलास्टिक, ये जो हमारे पास क्यूबिक वेसल है इसके जो ये वाल्स हैं, दीवार हैं, ये परफेक्टली इलास्टिक हैं। इसके जो फेसेस हैं, ये जो क्यूबिक है विच आर नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस के नॉर्मल होंगे, और इसके जो एजेस हैं हम उसको डिनोटेट करते हैं लेंथ से, एल से, ओके। अब मॉलिक्यूल विच हैज वेलोसिटी, उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम रिजोल्व करते हैं उनके कंपोनेंट में, ठीक है। हमने इसके वेलोसिटी को रिजोल्व किया Vx, Vy एंड Vz में, जो कि 3D डायमेंशन में मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एजेस के, ठीक है। दिस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद
हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। स्पेसिफिक हीट को समझते हैं। देखो एक्सपेरिमेंटली that 1 kilogram of copper requires considerably less amount of heat to rise its temperature by 1 centigrade than 1 kilogram of water। देखो व्यूअर्स, हम इस स्पेसिफिक हीट को कैपेसिटी को यहाँ पर समझते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास ये कॉपर का 1 किलोग्राम अमाउंट है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी साइड में हम बीकर ले रहे हैं जिसमें हम पानी को डाल रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों सब्सटेंस में से किसको ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी उसको गर्म करने के लिए। तो पानी को बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है बॉयल होने के लिए एज कम्पेयर टू यहाँ उसको गर्म करने के लिए एज कम्पेयर टू कॉपर के। तो ये है कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट का। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर को बहुत कम हीट रिक्वायर्ड हुई एज कम्पेयर टू पानी से, वाटर से, ठीक है। यहाँ लाइकवाइज हम दूसरे एग्जांपल की बात कर रहे हैं। 1 किलोग्राम ऑफ पैराफिन रिक्वायर्ड है हमारे पास। पैराफिन मतलब अल्केन हमें रिक्वायर्ड है अबाउट हाफ एज मच हीट टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एज डज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। और उसके वेट में उसकी कंपेयर में हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है। ये जो एग्जांपल है दरअसल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं स्पेसिफिक हीट को। हम ये कह सकते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, इस दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है, लेकिन ये जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट है, लेकिन ये एब्जॉर्ब करते हैं हीट को डिफरेंट अमाउंट में। व्हेन इट इज हीट किया जाता है इन दोनों सब्सटेंस को एक सेम टेम्परेचर पर। कहने का मतलब ये कि हमारे पास दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं जिनका अमाउंट क्या है, सेम है 1 किलोग्राम, लेकिन इनको हम टेम्परेचर भी सेम दे रहे हैं, लेकिन इनका जो एब्जॉर्ब करने का जो हीट एब्जॉर्ब करने का जो अमाउंट है वो डिफरेंट है। दरअसल इस चीज को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अकॉर्डिंग इन दोनों एग्जांपल के मुताबिक हम हीट स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं दैट द अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of a unit of mass substance to unit degree rise the temperature that's known as specific heat. If a body of mass heated, so the its temperature rises from T1 to T, change in temperature, उसकी temperature में change आ जाएगी, and it absorbs small amount of heat delta Q. वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगी। देन इट्स हीट कैपेसिटी C, हीट कैपेसिटी को हम C से डिनोटेट करते हैं, लेकिन कैपिटल C से, ठीक है। देखो स्पेसिफिक हीट को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट इज अ चेंज इन टेम्परेचर, पर चेंज इन टेम्परेचर दैट्स नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद हम मजीद देखते हैं हीट कैपेसिटी, वेयर एज हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं C इज इक्वल टू C ओवर मास। हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अपना मास होता है, हर ऑब्जेक्ट को अपना डिफरेंट मास होता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर मास को मेंशन किया। एट टेम्परेचर पर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, जो स्पेसिफिक हीट पानी की होता है उसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 44200 किलोजूल पर मोल होता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, देखो मजीद आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ऑफ विच इज द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ, जिस चीज से सब्सटेंस बना होता है। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट डिफरेंट मटेरियल्स, जो वैल्यू होता है स्पेसिफिक हीट का वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आपको याद रखने चाहिए वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम का एंड आइस का, ये मेंशन है ऑलरेडी। तो आइस का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2100 किलोजूल पर मोल होता है। आइस का एंड एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट आपको याद होना चाहिए एमडीकेट के हवाले से, ठीक है। ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसी सब्सटेंस का कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी होती है हीट को अपने अंदर लेने की। उसके बाद हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हवाले से, कि हीट कैपेसिटी को हम किस तरीके से डिटर्मिनेशन करते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है।
मेथड डिस्क्राइब किया गया है नीचे, जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर एंड रिगार्डेड एज द मोस्ट फंडामेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सॉलिड एंड लिक्विड का हीट कैपेसिटी यहाँ पर डिटरमिन करेंगे इस प्रोसेस के हवाले से, इस मेथड से। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट लॉस। ये जो मेथड है वो बेस्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ हीट लॉस पर बाय हॉट पार्टी से, जो हॉट पार्टी से हीट लॉस होती है एंड वो इक्वल होती है टू द गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी से। ठीक है, ये इसमें इस पैराग्राफ में ये पॉइंट मेन पॉइंट है कि जितना हॉट बॉडीज हीट को लॉस करती है वो इक्वल होती है गेन इट मींस कोल्ड बॉडीज के। तो हम कह सकते हैं हीट लॉस इक्वल होती है हीट गेन्ड के। ठीक है, जितना हीट लॉस होती है उतना हीट गेन होती है किसी ऑब्जेक्ट से। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ये कहलाता है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। द मेथड ऑफ मिक्सचर utilizes the fact that when the hot subject is mixed, जब hot subject को हम substance को mix करते हैं with cold one से, किसी cold object से, then उसके बाद क्या होता है कि hotter object loss करती है heat को। हमने स्टार्टिंग में जब heat के बारे में डिस्कस किया तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमेशा hotter object से heat flow करती है colder body की तरफ। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि hotter object से हीट लॉस होगी और वो मूव करके जाएगी, फ्लो करके जाएगी कोलर ऑब्जेक्ट की तरफ से, और कोलर ऑब्जेक्ट उस हीट को एब्जॉर्ब करती है, उस तक एब्जॉर्ब करती है जब तक उन दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस नोन मास एंड टेम्परेचर इज डिटरमाइंड बाय मिक्सिंग इट विद द लिक्विड नोन एज मास एंड टेम्परेचर इन वेसल दैट्स नोन एज कैलोरीमीटर। देखो व्यूअर्स, जो स्पेसिफिक हीट होता है सब्सटेंस का वो दरअसल डिटरमाइन किया जाता है जब हम उसको लिक्विड के साथ हम उसको मिक्सचर कराते हैं। ठीक है, वेसल में उस टेम्परेचर एंड मास को नोन करते हैं, जानते हैं। दरअसल उसके लिए एक डिवाइस यूज की जाती है, कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है जो इसको हीट कैपेसिटी को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहता है। The final temperature of mixture is measured। जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो मेजर किया जाता है। The specific heat capacity of substance can be calculated from given data। वो गिवन डेटा से कैलकुलेट की जाती है, जो भी डेटा होती है ना उससे स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट किया जाता है। The example will further illustrate the method of mixture calculating the specific heat substance। इसके एग्जाम्पल होते हैं जो स्पेसिफिक हीट को उस एग्जाम्पल की मदद से हम स्पेसिफिक हीट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफी है। ये इस लेक्चर का पहला पार्ट है, लेकिन मिलेंगे बहुत जल्द इस चैप्टर के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।